तो देखो, जिंदगी में आप कुछ करने जाते हो लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है यार। वही हुआ अपने मैट मर्डॉक के साथ। अब देखो, एपिसोड 3 के लास्ट में मैट ने हेक्टर की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था कि वही व्हाइट टाइगर है। जिसके बाद हुआ क्या कि व्हाइट टाइगर को ही किसी ने मार दिया और वो निकला पनिशर का फैन। अब देखो, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हेक्टर की बिलोंगिंग को इकट्ठा करके उनकी फैमिली को दिया जा रहा है। लेकिन जब मैट फॉरेंसिक वाले से बात करता है, उसको पता चलता है कि जो बुलेट थी उसका कवर, उसका शेल उसको मिला ही नहीं है, जो कि थोड़ा सा मैट को सस्पिशियस लगता है। जिसके बाद हेक्टर की नीस एंजेला वहां आ जाती है, जो कि डेफिनेटली व्हाइट टाइगर ही अब तो बन के रहेगी। वो इनहेरिट करेगी इसको, क्योंकि उसके इंटेंशन काफी क्लियर हो चुके हैं। उसको मोटिवेशन भी अच्छा खासा मिल चुका है, क्योंकि एंजेला को पता है कि हेक्टर आइला को किसी पुलिस वाले नहीं मारा है, कुछ करप्टेड पुलिस वाले हैं। और देखो, जब आपके साथ बुरा होता है ना, तो आप कोशिश करते हो कि ये काम किसी और के साथ ना हो। इसके लिए आप पे कुछ होना चाहिए जो आपको लोग से अलग बनाए, जो कि एंजेला पे हैवी व्हाइट टाइगर, उस पे पूरा मोटिव है बनने का। लेकिन मैट उसको काम करता है, कहता है कि उसके किलर को कोई तो ढूंढ लेगा। अब मैट इनडायरेक्टली अपने आप को ही रेफर कर रहा था, लेकिन उसको यह भी नहीं पता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि चीजें उसके हाथ में खुद नहीं है। हालांकि वो झूठा दिलासा अपने आप को ही दे रहा था। फिर इसके बाद मैट को एक न्यू क्लाइंट मिलता है, लेरॉय ब्रैडफोर्ड, जो कि कैरेमल कॉइन को स्टील करने के केस में पकड़ा जाता है। फिर मैट इससे मिलता है। फिर वो बताता है कि सिस्टम कितना खराब है। वो पनिशमेंट देने पे ध्यान देता है, जबकि वो किसी की लाइफ को इम्प्रूव करने की नहीं सोचते हैं। चोरी करने पे बहुत दिन की सजा मिलती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैट और इन दोनों की कन्वर्सेशन बहुत लंबी चलती है। हालांकि वो ये भी बताता है जितने का माल उसने खाया है ना, लॉ उसके लिए, उसको पकड़वाने के लिए 5 गुना पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है उसको जेल भेजने के लिए, क्योंकि सिस्टम की खामियां गिनाता है, जिस पर मैट कहीं ना कहीं उस पर एग्री भी कर लेता है। वो बात करता है SSI की, जो कि होता है सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम, जो कि एक फेडरल प्रोग्राम होता है जिसमें वीकर सेक्शन को एक मंथली बेनिफिट मिलते हैं। अगर बार बार क्रिमिनल चार्जेस लगते रहेंगे तो ये बेनिफिट बंद हो जाते हैं और इसमें फिर से एनरोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एपिसोड पूरा इन्हीं मुद्दों पे बात करता है कि सिस्टम कितना रिगिड है। और इसी के साथ ये बंदा स्क्रल्स का मेंशन करता है, जिस पर मैट बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। I mean, इसका मतलब वो जानता है स्क्रल्स कौन है। अब यहाँ मैट को पॉवल ऑफिसर मिल जाता है, जिसको वो थोड़ा प्रोवोक करता है, जिस पर मैट को पता चलता है कि हेक्टर की मौत के पीछे यह बंदा तो नहीं है, क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट तो वही होना चाहिए था। हालांकि इसके बाद वो क्राइम सीन पे जाता है, वहाँ फर्दर इन्वेस्टिगेट करता है और वो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाता है कि बुलेट का केसिंग गया तो गया किधर। फिर फाइनली इसको वो केसिंग मिल जाता है और उसमें पनिशर का लोगो था, जो वो उसको देख लेता है, वो उसको फील कर लेता है छूकर। जिसके बाद वो निकल जाता है फ्रैंक कैसल के पास, AKA पनिशर। हालांकि देखो, पहले भी ऐसा हो चुका है, पनिशर का लोगो रेफरेंस काफी टाइम हमको दिया जा रहा है। एपिसोड 2 से ही बात चल रही है, लेकिन मैट को अभी पता चला है कि पनिशर का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है। वो फ्रैंक के पास जाता है। अब तुम ये मत पूछना कि यार उसको पता कैसे चल गया। मैट सब पे खबर रखता है, उसको पता है ये लोगों पे तो नजर रखनी ही पड़ेगी, कब क्या कांड करते कुछ पता थोड़ी है इनका। हालांकि फ्रैंक एक बेसमेंट में छुप के बैठा है, छुप के तो नहीं बैठा है, लेकिन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है। बुलेट केसिंग देखने के बाद हमको पता चला कि यह काम फ्रैंक का तो नहीं है। हालांकि फ्रैंक कहता है कि मेरे फैन बॉयज हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब एक ही रीजन था बंदे पे कमबैक कराने का, वो भी तुमने उससे छीन लिया। भाई, अगर फ्रैंक को फर्क पड़ता तो पुलिस वालों की लंका लग जाती। खैर, आगे कन्वर्सेशन थोड़ी और डीप हो जाती है, क्योंकि मैट यहाँ पर आया क्यों है, क्योंकि लॉ के अंडर रह के वो चीजों को संभाल नहीं पा रहा है। काफी होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा है कि मैं एज अ मैट मर्डॉक ही सब चीजें निपटा लूं, एज अ डेयरडेविल की जरूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ पर बात छिड़ जाती है फॉगी नेल्सन की, जिसके बाद फ्रैंक काफी एग्रेसिव तरीके से उसे बात करता है, जिस पर मैट भी उस पर थोड़ा फूट जाता है। अब देखो, मैट ऐसा दिखाता है कि उसको फॉगी की डेथ से वो मूव ऑन कर चुका है, लेकिन एक्चुअली में वो कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाया। मैट कभी भी मूव ऑन उससे हो नहीं पाया। वो लिटरली रोता है वहाँ पर, और वो इमोशनल राइट तुम फील कर सकते हो। अब मार्वल में शायद कोई मूव ऑन कर ही नहीं पाता, मुझे लगता है, क्योंकि वो सारी चीजें मैट को आज भी हॉन्ट करती हैं। फ्रैंक इस चीज को समझ लेता है, क्योंकि वो सेम चीजों से गुजरा हुआ है। उसको पता है कैसा फील होता है जब चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। और मैट के आंसू देखकर आपको पता चलता है कि आज मैट को एक ऐसा बंदा मिला है जो उसको समझता है, और मुझे नहीं लगता फ्रैंक से बेहतर उसको कोई समझ सकता है, क्योंकि दोनों की सिचुएशन सेम है। हालांकि बस मैट अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ एक दिन दूर है पनिशर बनने से। हालांकि फिक्स से दूसरी तरफ अपने सिटी के पोर्ट्स को रिबिल्ड करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर गैंग फाइटिंग चल रही है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। और इसी बीच डेनियल ब्लैक, जो कि फिक्स का चमचा है, उसने बीबी यूरिक की नीस को बता दिया कि हम एक टेक कंपनी से मिलने वाले हैं फॉर रिसाइकलिंग गार्बेज, जो कि यूनियन कॉन्ट्रैक्ट के बीच होगा। और ये बात लीक हो जाती है, जिसके बाद फिक्स के खिलाफ एक न्यूज छप जाती है यूनियन बस्टर नाम से, जिसपे भाई फिक्स को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद मुझे लगा डेनियल तो गया। एक ब्लड बॉइलिंग वाला सीन देखने मिलता है कि मैं सोचा अब तो हो गया काम, क्योंकि पिछली बार एक एनाटोली वाला रशियन था, उस बंदे ने वेनिस ऑफ फिक्स की डेट बर्बाद कर दी थी, उसका थोपड़ा बिगाड़ दिया था उसने। लेकिन यहाँ पर डेनियल खुद को कन्फेस कर लेता है कि मैंने ही करी थी लीक।
फिक्स अपने आप को रोक लेता है क्योंकि उसका कन्फेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि फिक्स को कहीं ना कहीं अपनी ही छवि उसमें दिखती थी। लेकिन हालांकि इसको लास्ट वार्निंग देके वो छोड़ देता है कि ऐसा काम दोबारा नहीं होना चाहिए। खैर यहाँ पर वो सीन काफी फनी था। फिक्स स्कूलों में जाके गाना सुन रहा था जो कि मेरे पे भी सहा नहीं जा रहा था। जिसके बाद फिक्स और वेनेसा की वही मीटिंग चलती रहती है, अपने रिलेशन को बिल्ड करते रहते हैं, बेटर करने में लगे रहते हैं। लेकिन इवेंचुअली इस एपिसोड का यही मतलब निकलता है कि फिक्स और मैट दोनों ही अपने रिग्रेशन वाले मोड पर हैं। दोनों ही अपने फॉर्मल फॉर्म में आने वाले हैं। मैट अपने बिली क्लब को टेरेस पर निकालकर उसकी प्रैक्टिस करता है आने वाली लड़ाई को लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ फिक्स एक सीक्रेट लोकेशन पे नीचे जाता है और उसने एडम को पकड़ के रखा है। ये एडम वही है जो वेनेसा का सेटर था इससे पहले, जो चीट वीट का लफड़ा जो चल रहा था। लेकिन उसको वो जान से नहीं मार रहा है, उसको मार जरूर रहा है लेकिन जान से नहीं। हालांकि एक चीज नई देखने मिली, फिक्स ने अपनी मील को जहाँ पर थोड़ा बढ़ा दिया है। हालांकि देखो इसके पहले जितने भी फिक्स के सीन थे वहां पर वो मील अपनी शॉर्ट करता था, कम खाता था। लेकिन ये साइन है कि दोनों ही कमबैक करने आ रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच एक बंदा और है जो अपना बिल्डअप देने से पीछे नहीं हट रहा है। मैं बात कर रहा हूँ म्यूज की, जो कि भाई लिटरली ब्लड बैंक खोलने की सोच रहा है यार। बंदों के पकड़ पकड़ के खून निकालने में लगा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है यार। लेकिन हालांकि चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल था। फ्रैंक और मैट की जो कन्वर्सेशन थी वो नेक्स्ट लेवल जा रही थी। मैं तो रोने वाला था भाई। फिक्स और मैट दोनों का ही कमबैक होगा, देखने में मजा जरूर आएगा। हालांकि तुमको इस एपिसोड के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।